दू के पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमटहा भाटा खा और मुनगा ला चुचर। राजिम में स्नान करके डोंगरगढ़ में चढ़, एला कथे बाबू छत्तीसगढ़। इन पंक्तियों को छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने लिखी है, जिन्हें प्रदेश में और साथ ही साथ देश भर में एक हास्य कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में वह सारी खूबियां हैं जो एक आदर्श राज्य में होनी चाहिए। यहाँ आपको मैदानी इलाके मिलेंगे, जहाँ खेती आसानी से की जाती है। यहाँ आपको खनिजों का भंडार भी मिलेगा, बड़े बड़े कारखाने भी मिलेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य का तमगा हासिल करने से काफ़ी दूर है। 20 साल हो गए आज छत्तीसगढ़ को बने। 20 साल काफ़ी होते हैं किसी भी चीज़ का आकलन करने के लिए। आकलन करेंगे भी आंकड़ों के साथ और बताएंगे आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। जैसे क्या आपको पता है कि पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च बैठने की क्षमता के आधार पर छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। यहाँ आपको भारत के शुरुआती 10 संग्रहालयों में से एक महंत घासीदास संग्रहालय भी मिलेगा। देश की ऊर्जा राजधानी भी यही है। भारत का नायग्रा जलप्रपात कही जाने वाली चित्रकूट जलप्रपात भी यही है और कुतुब मीनार से भी ऊंचा जय स्तंभ भी यही है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि 20 सालों में छत्तीसगढ़ के सफलताओं और विफलताओं के बारे में विस्तार से। प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पहले छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का मैदानी भाग और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। मुगल काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मराठाओं के अधीन नागपुर राज्य का एक हिस्सा था, जिसका 1854 में हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने अधिग्रहण कर लिया और नागपुर सहित छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। 1861 में एक नया प्रांत, मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था। रायपुर और बिलासपुर को नया जिला बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दे दिया गया। इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 3 जिले शामिल किए गए। संबलपुर पहले बंगाल प्रांत में था। 1862 में इसे सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था। 1905 में बंगाल प्रांत और मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया। संबलपुर ओडिशा के हिस्से में शामिल किया गया, जिससे वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पष्ट हुई। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हुआ तो यह सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सपने पूरे होने जैसा नहीं था, बल्कि एक कलेक्टर जो 1985 में कलेक्ट्री छोड़ नेता बना था, उसके भी सपने को पूरा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बारे में, जो 1985 में इंदौर के कलेक्टर थे। कांग्रेस के आला कमान के कॉल से कलेक्टर से नेता बन गए थे। हालांकि अभी भी अजीत जोगी का सपना सपना ही था। इसी चक्कर में उनका अपने खास दोस्त दिग्विजय सिंह से भी मतभेद हुआ। 1993 के मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे अजीत जोगी, लेकिन दिग्विजय सिंह के किस्मत पर लिखा था मध्य प्रदेश का बागडोर। जो मतभेद मुख्यमंत्री पद के कारण शुरू हुआ, मुख्यमंत्री पद पर ही आकर खत्म हुआ। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हुआ। श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के नेता बने। कांग्रेस आला कमान के सामने एक चुनौती यह भी था कि किसको नए राज्य का विधायक दल का नेता चुना जाए। विद्याचरण शुक्ल ने तो अपने 12 विधायकों को रास्ते पर उतार भी लिया था और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसी रैलियां भी कर ली थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान को स्थापित करना था अपना किला नए राज्य में। चूँकि छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था, आला कमान का मत एक जनजाति को मुख्यमंत्री बनाने पर गया और जाति प्रमाण पत्र तो था ही उस वक्त अजीत जोगी के पास, ये साबित करने के लिए कि वे जनजाति वर्ग से आते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली अजीत जोगी ने। हमने उस वक्त इसलिए कहा क्योंकि अगस्त 2019 में
अजीत जोगी के उस दावे को एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने खारिज कर दिया जिसमें वे कहते थे कि वे जनजाति वर्ग से आते हैं। हाल फिलहाल की बात है, उनके सुपुत्र अमित जोगी की भी जाति प्रमाण पत्र फर्जी करार दी गई है। सन 2003 में पहली बार छत्तीसगढ़ का मुखिया चुनने जनता उतरी वोट डालने, और इस बार जनता का साथ मिला भाजपा को। 90 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 50 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस को 30 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। जितना भरोसा भाजपा को था अपने चुनाव जीतने पर, उतना ही भरोसा दिलीप सिंह जूदेव को था कि वो ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन पर घोटालों के आरोप लगे। ऐसे में भाजपा के सामने एक चुनौती थी कि कोई साफ सुथरे चेहरे वाला व्यक्ति ही विधायक दल का नेता बने। ऐसे में किस्मत खुला सनीचर डॉक्टर यानी डॉक्टर रमन सिंह का। रमन सिंह 2 बार से कवर्धा से विधायक रहे थे और 1999 से राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे थे। 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा ने रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कमान संभाली। इन दोनों चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार सिमटते दिखा, जो कि 2013 के चुनाव में 1% से भी कम रह गया। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मई 2013 में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन रैली शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी के कई कद्दावर नेता सुकमा की सभा को संबोधित करके जगदलपुर के केसलूर लौट रहे थे। 25-30 गाड़ियों का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, तभी नक्सलियों का हमला हुआ। इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, पूर्व विपक्ष के नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, फूलन देवी नेताम जैसे बड़े नेता मारे गए। 5 साल फिर से कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल बनी रही और पार्टी को फिर से खड़ा किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश दिखा और 90 में से 68 सीटें कांग्रेस को मिली और वहीं भाजपा को सिर्फ 15 सीटें ही मिल पाई। कांग्रेस आलाकमान के सामने एक चुनौती थी कि छत्तीसगढ़ का मुखिया किसे बनाया जाए। आलाकमान ने ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव, तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और चरणदास महंत में से भूपेश बघेल पर अपना विश्वास दिखाया और छत्तीसगढ़ का मुखिया बनाया गया। छत्तीसगढ़ दार्शनिक स्थलों की भूमि है, जहां आपको पर्यटन के लिहाज से काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में। कुनकुरी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च या गिरजाघर बैठने की क्षमता के आधार पर कुनकुरी में ही स्थित है। यहाँ का गिरजाघर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। भारत के शुरुआती 10 संग्रहालयों में से एक महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। यहाँ पाषाण युग के कलाकृतियाँ और लेखों का अद्भुत संग्रहण है, जिसे संग्रहालय के पुरातत्व विभाग में आप देख सकते हैं। देवी देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियाँ मूर्तिकला विभाग की शोभा बढ़ाती हैं। इस संग्रहालय में और भी विभाग हैं, जैसे जनजाति विभाग, मानव विज्ञान विभाग, प्राचीन शस्त्र और आर्मरी विभाग। भारत का नायग्रा जलप्रपात कही जाने वाली चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर में स्थित है। आकार में घोड़े की नाल की तरह होने की वजह से इसे भारत का नायग्रा जलप्रपात कहते हैं। इंद्रावती नदी पर स्थित यह जलप्रपात 1000 फीट के चौड़ाई से 100 फीट नीचे गिरते हुए एक प्राकृतिक सौंदर्य का अविस्मरणीय रूप दिखाकर लोगों को सम्मोहित करती है। वैसे तो यह जलप्रपात सदाबहार है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और अधिक मनमोहक लगती है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली है गिरौदपुरी, जहाँ विशाल जय स्तंभ का निर्माण किया गया है। यह जय स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जय स्तंभ की ऊंचाई 77 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। यह जय स्तंभ कई किलोमीटर दूर से ही दिखने लगता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मानवता के पुजारी संत गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी में हुआ। सतनामी समाज के लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल गिरौदपुरी ही है, जहां हर साल फागुन मास के पंचमी से 3 दिन का मेला लगता है, जहां 5 लाख से भी ज़्यादा लोग मेले में हिस्सा लेते हैं और साल भर तो भक्तों का आना जाना तो लगा ही रहता है। राजिम महानदी घाट पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक।
राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी का संगम है। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में मैकाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। इस मंदिर की बनावट कोणार्क और खजुराहो मंदिर से भी मिलती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसी मंदिर को कहा जाता है। कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ सूबे की एक अद्भुत धरोहर है। 4000 वर्ष पुरानी ढोकरा शिल्प कला हो या पद्मश्री से सम्मानित मुकुटधर पांडे की पूजा के फूल नामक कविता संग्रह, चाहे बच्चों का हरेली त्यौहार में गेड़ी चढ़ना हो या ठेठरी, सोहारी, अरसा रोटी जैसा स्वादिष्ट भोजन, सभी अत्यंत मनमोहक हैं। आइए बारी बारी से इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य अवधी भाषा के साथ 9वीं और 10वीं शताब्दी में विकसित हुई। छत्तीसगढ़ी साहित्य में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ी साहित्य को शिखर की ओर ले जाने में पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कबीरदास जी के शिष्य धनी धर्मदास जी को छत्तीसगढ़ी के आदि कवि का दर्जा प्राप्त है। काव्योपाध्याय हीरालाल ने 1880 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन किया। बंशीधर पांडे की हीरू के कहिनी और पंडित शिवशंकर शुक्ल की मोंगरा को छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए 2010 में छत्तीसगढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ताकि छत्तीसगढ़ी की महत्ता कभी कम ना हो। छत्तीसगढ़ में कला शब्द सुनते ही आपको ध्यान आएगा बस्तर शिल्प कला का। इसे ढोकरा शिल्प कला भी कहते हैं। ऐसा अद्भुत कला कि बस लोगों के मन को मेस्मराइज कर दे, मतलब सम्मोहित कर दे। कड़वा समुदाय के लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। इस कला से मिलते जुलते वस्तुएं और आकृतियां हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह कला अज्ञात काल से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ की लौह शिल्प यहाँ के अपनेपन का अनुभव कराती हैं। इस शिल्प कला की कारीगरी इस तथ्य से प्रभावित होती है कि उत्पादों में कहीं भी जोड़ नज़र नहीं आता। बस्तर के कांडा गांव, उमार गांव, गुना गांव इस कला के प्रमुख केंद्र हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत का नाम सुनते ही आपको पंडवानी, सुआ गीत, ददरिया, राउत गीत, पंथी गीत और कर्मा जैसे लोकगीतों का नाम याद आएगा। पंडवानी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांडव वाणी, अर्थात पांडव की कथा यानी महाभारत की कथा। पूरे देश दुनिया में पंडवानी गायन को प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। सुआ गीत, सुआ गीत को छत्तीसगढ़ के गौड़ स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यह दीपावली पर्व के दौरान गाया जाता है। ददरिया, श्रम की साधना और प्रकृति की आराधना में श्रमिकों और किसानों द्वारा यह गीत गाया जाता है। यह प्रेम और अनुराग की लोक अभिव्यक्ति भी है। इसे आप लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए छत्तीसगढ़ को भौगोलिक दृष्टि से जानना ज़रूरी है। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप उठाकर देखें तो आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र, तो दक्षिण में पठारी क्षेत्र और बीच में है मैदानी क्षेत्र। खेतीबाड़ी के लिहाज से इन मैदानी इलाकों में अच्छी फसल होती है। धान छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख फसल भी है। धान की ज़्यादातर फसलें भी इन्हीं इलाकों में होती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद से आज के वक्त तक हमने धान की पैदावार को लेकर खूब तरक्की की है। सन 2000 में हम 23 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया करते थे, तो वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया। इन्हीं मैदानी इलाकों के कारण छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न उत्पादन भी ज़्यादा होता है। ये तो हुई मैदानी इलाकों की बात। अब चलते हैं उत्तर के पहाड़ी और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में। इन इलाकों में खनिज संपदा का भंडार है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल
देश की क्षेत्रफल का मात्र 4% है, लेकिन देश के कुल खनिज भंडार में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग 15% है। प्रदेश में कोयला है खूब। पूरे देश में हम तीसरे स्थान पर आते हैं जहां कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है। और कोयला है तो बिजली है, वो भी सरप्लस। मतलब यह है कि हम जितना खपत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो अगर आप भी हमारी तरह छत्तीसगढ़ में रहते हैं और कभी बिजली गुल हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि बिजली की कमी होने के कारण बिजली गई है। बिजली जाने के और भी कारण होंगे, ऐसा समझिएगा। वैसे तो प्रदेश में कई सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भिलाई स्टील प्लांट की एक अलग पहचान है। और ये पहचान अलग क्यों है, जानने के लिए बस गूगल कीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या भूमिका रही है भिलाई स्टील प्लांट की देश की अर्थव्यवस्था को संवारने में। हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की बात बिना जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का जिक्र किए बिना नहीं किया जा सकता। क्या है यह जीडीपी? अगर हम देश की जीडीपी के बारे में बात करें तो देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनती हैं एवं सेवाएं दी जाती हैं उनका बाजार मूल्य ही देश की जीडीपी कहलाती है। वैसे ही अगर हम राज्य की जीडीपी के बारे में बात करें तो राज्य की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनती हैं एवं सेवाएं दी जाती हैं उनका बाजार मूल्य ही राज्य की जीडीपी होती है। आम बोलचाल की भाषा में राज्य के जीडीपी को जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना था तब छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 25,846 करोड़ रुपए थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 3.62 लाख करोड़ रुपए अनुमानित आंकड़े हैं। वहीं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी छत्तीसगढ़ जब पृथक राज्य बना था तब छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 10,800 रुपये थी। तो वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 98,000 रुपये हो गई। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,35,000 रुपये थी उससे काफ़ी कम है। इस मामले में हम देश में निचले पायदानों में आते हैं। और कैसे समझें हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को? आपको हम एक साधारण सा उदाहरण देते हैं। यह एक कड़वा सत्य है कि समाज में हम किसी व्यक्ति की हैसियत उसके पास कितना पैसा है यानी उसके पास कितना बजट है उससे तय करते हैं। ठीक वैसे ही एक राज्य की हैसियत या फिर उसकी आर्थिक शक्ति उसके पास कितना बजट है उससे तय होती है। जितना ज़्यादा बजट होगा सरकारें विकास के कार्यक्रमों में उतना ज़्यादा खर्च कर पाएंगी। बजट जो हर साल फरवरी या मार्च के महीने में घोषित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का भी बजट है। कितना है? चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। पहले कितना था? छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद जब पहली बार वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए जब बजट पेश किया गया तब सरकार का लगभग 6,000 करोड़ रुपए बजट था। छत्तीसगढ़ देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। खनिजों का भंडार है और कृषि की दृष्टि से अच्छा वातावरण भी है। फिर भी बजट के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं बाकी राज्यों से। छत्तीसगढ़ ने अभी 20 साल का एक छोटा सा पड़ाव पार किया है। छत्तीसगढ़ को अभी और लंबा सफ़र तय करना है आर्थिक तरक्की को लेकर। अगर हम छत्तीसगढ़ के 20 सालों का विश्लेषण करें और किसी चीज़ को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखें तो सबसे पहला नाम आएगा छत्तीसगढ़ के पीडीएस का। जी हाँ, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाकर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने खाद्य सुरक्षा का अधिकार लोगों को दिया। बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाकर पूरे देश ने भी इसे अपनाया। यहाँ के सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब परिवार इससे छूटे ना और ना ही इस सिस्टम में किसी भी प्रकार के लीकेजेस की कोई समस्या हो। हमने इस सिस्टम के शुरुआती दिनों में टेक्नोलॉजी को अपनाया ताकि निर्बाध रूप से हर एक गरीब परिवार को उसके हक का राशन मिल सके। 2010 में मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई। इन विद्यालयों में नक्सल प्रभावित जिले, आदिवासी बाहुल्य और पिछड़े जिलों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को 11वीं और 12वीं की नियमित शिक्षा के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा दी जाती है।
यह विद्यालय साल दर साल बेहतरीन आंकड़े देने के लिए जानी जाती है। इस साल भी 166 बच्चे ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की, तो वहीं 157 बच्चों ने जेईई मेंस क्लियर किया, जिनमें से 38 बच्चों ने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल की। ये बात जानकर भी आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट के कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। छत्तीसगढ़ देश की उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि आंगनबाड़ी के प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक छत्तीसगढ़ सरकार इंसेंटिव तो खूब दे रही है ताकि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भी इसी इंसेंटिव को देने में खर्च होता है, लेकिन सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर रही है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें तो शायद हमें अलग से प्रयास आवासीय विद्यालय बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चिंता का विषय है कि राज्य बनने के 19 वर्षों बाद भी हमारी महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी स्लम में रहने वाले परिवारों को हमने कुपोषण और बीमारियों से लड़ते देखा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं। आप भी सुनिए। चिंता का विषय है कि राज्य बनने के 19 वर्ष के बाद भी हमारी महिलाएं और बच्चों के कुपोषण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। जोक का नाम तो आपने सुना ही होगा, अंग्रेजी में जिसे लीच भी कहते हैं। चिपक जाए तो बस चिपका ही रहता है, निकलता है बड़ी मुश्किल से। ठीक वैसे ही है नक्सलवाद, जोक की भांति बस चिपका हुआ है छत्तीसगढ़ के नाम पर, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे तो नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत से घाव दिए हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूलते। अप्रैल 2010 में 76 जवानों की शहादत को कौन भूल सकता है। इस तारीख से पहले और इस तारीख के बाद एक नक्सली हमले में इतनी बड़ी संख्या में जवान कभी शहीद नहीं हुए। 2013 का जीरम घाटी हमला तो आपको याद ही होगा। 2017 में 25 जवानों की शहादत हो या 2020 में 17 जवानों की शहादत, बस साल बदलता है। नक्सलियों के हमले करने के तरीके भी बदलते हैं। नहीं बदलती तो वह है सरकार की मंशा इसे मिटाने की। पता नहीं सरकारों में इच्छा शक्ति होती भी है कि नहीं, वरना आप ही सोचिए, जो पार्टी 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ में शासन करती है और आने वाले चुनाव में घोषणा पत्र में ये लिखती है कि अगर वे सत्ता में आएँ तो छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाएंगे। चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे नलों में पानी, घरों से निकलने वाले पानी का रिसाइकलिंग होना, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं, साफ सुथरा वातावरण, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस। सोचिए, ये सारी सुविधाएं अगर एक स्थान या एक शहर में हो तो कितना अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं, अब हकीकत बन चुका है और अब तो इसे पूरी दुनिया भी मान रही है। तभी तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को इसी शहर की तर्ज पर विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नया रायपुर की, नवा रायपुर की, अटल नगर की। ये 3 अलग अलग नाम एक ही शहर के हैं। अगर आप हमसे पूछे कि इस शहर में क्या कमी है तो हम कहेंगे कि इस शहर में एक ही कमी है कि इसका एक नाम नहीं है। हालांकि अभी यह शहर डेवलपमेंटल स्टेज में है, लेकिन अभी भी अगर आप इस शहर में आएँ तो इस शहर की तारीफ किए बिना आप नहीं रह सकते। ए रही समर छत्तीसगढ़ के बात। अगर आप मन कबू भी छत्तीसगढ़ आहा तो भले ही आप मन कतको सख्त रहिया, पिघल बेच करिया। हमार प्रयास रहीस कि आप मन ला छत्तीसगढ़ के बारे में बताई। अगर हमार प्रयास आप मन ला अच्छा लगा थे तो वीडियो ला लाइक करिया, शेयर करिया और चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।